नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ICBC क्लास शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र अभ्यास प्रश्न मध्यवर्ती परीक्षा 2022-23 फाइनल पेपर विषय राजनीति विज्ञान हिंदी माध्यम में। प्यारे बच्चों, ICBC क्लास पे आए तो हिंदी माध्यम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब पेपर पास में आ गया है तो मैंने सोचा कि कई बच्चे कमेंट भी कर रहे थे और मैं ये भी सोच भी रहा था कि इस हफ्ते एक भी वीडियो नहीं गई, तो आज मैं आपको एक वीडियो जरूर देना चाहता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो ये प्रैक्टिस पेपर है, ये DOE वालों ने बना रखी है खासकर दिल्ली के बच्चों के लिए। इसके आप निर्देश पढ़ सकते हैं। निर्देश किस प्रकार से हैं, तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे मैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेके जाता हूं, जिससे कि आपका कम समय में ज़्यादा मैं आपको बता सकूं। तो क्वेश्चन आते हैं सीधे 6 नंबर वाले पे। प्यारे बच्चों, ये रहे आपके सीधे 6 नंबर वाले के। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ देखेंगे 6 अंकीय प्रश्न 29, 30, 31। 6 नंबर के आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं, लेकिन हर एक के लिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब 29 में 2 प्रश्न हैं, 2 में से 1 करना है। 30 में भी 2 प्रश्न हैं, 2 में से 1 करना है। 31 में भी 2 प्रश्न हैं, 2 में से 1 प्रश्न आपको करना है। मतलब आपको 6 अंक वाले के लिए हमेशा ऑप्शन मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। 6 नंबर के मार्क्स हैं तो इसको पॉइंट पॉइंट करके लिखना। ये कहीं राम कथा मत बना देना। निबंध टाइप का कहने का मतलब है, पूरा पेज भरने से नहीं मतलब प्यार बच्चों। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। और 6 मार्क्स वाले कितने के हैं एक बार हमने देख लेते हैं। एक बार ऊपर जाके दोबारा से जो 6 नंबर के हैं जो क्वेश्चन कितने होंगे, ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 अंक वाले ये रहा आपके। ठीक है, 6 अंकीय प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हर बच्चा सोचता है 150 शब्दों में लिखना है। नहीं नहीं, 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका 100, 120 में अगर आपका आंसर आ जा रहा है तो वो भी ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं और जल्दी से देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 अंकीय प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न 29 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रैक्टिस तो सुन के कर ही सकते हैं आप। पहला प्रश्न इस प्रकार से 29, भारत की चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे, सविस्तार लिखिए। मैं आपको 6 पॉइंट दूंगा। 6 पॉइंट को आप थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला पॉइंट है सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएं। पॉइंट नंबर 2, संसदीय एवं विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव। पॉइंट नंबर 3, चुनाव में धन के प्रभाव का नियंत्रण, मतलब ज़्यादा ही धन उड़ाया जाता है अगर चुनाव आ जाता है तो। पॉइंट नंबर 4, फौजदारी मुकदमे वाले की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, जिसके ऊपर मुकदमा वगैरह है इसका उम्मीदवार बना ही ना जाए। पॉइंट नंबर 5, चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। पॉइंट नंबर 6, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो। ठीक है, तो ये आपके तो 50 शब्दों में हो गए, लेकिन इसी लाइन में आप पॉइंट टू पॉइंट बढ़ा के लिख सकते हैं, जिससे कि आपके जो आंसर है 100 शब्दों 120 शब्दों के आसपास जा सकता है। और आपके प्रश्न में पॉइंट टू पॉइंट लिखना, जैसे मैंने पॉइंट बताए वही पॉइंट आपको लिखने हैं इसी प्रकार से। प्रश्न नंबर 29 के अथवा वाले पे आते हैं। प्रश्न है भारतीय संसदीय चुनाव में कौन से चुनाव पद्धति अपनाई जाती है, व्याख्या कीजिए। भारतीय संसदीय चुनाव में मतलब कि भारत में किस प्रकार की जो चुनाव अपनाई गई है उसकी व्याख्या करनी है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना है जो चुनाव प्रणाली होती है 2 प्रकार की, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली और एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में भी इस पॉइंट को बताया था। तो सारी बात घुमा फिरा के हम आएंगे टॉपिक पे कि प्रश्न जो पूछा है वो लिखिए। तो भारत में कौन सा है, भारत में है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है, 3 पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं। पहला पॉइंट है यह प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। पॉइंट नंबर 2, चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। पॉइंट नंबर 3, देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको वो व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 या कहें प्रश्न नंबर 30 का फर्स्ट, राष्ट्रपति के किन्हीं 3 विशेषाधिकार का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के 3 करने हैं यहाँ पे किसी और, चलो ठीक है 3 की ही बात कर लेते हैं हम। इससे पहले सबसे पहले आपको पॉइंट लिख देना है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और
मंत्री परिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। चलो इसके विशेषाधिकार की बात करें। विशेषाधिकार पॉइंट 1, मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है। पॉइंट नंबर 2, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, मतलब डिले कर सकता है, देर कर सकता है। विशेषाधिकार पॉइंट नंबर 3, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करने की कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लास्ट में निर्णय आपका राष्ट्रपति का होता है। ये विशेषाधिकार है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तीनों मैंने बता दिए आपको, और इसने 3 ही विशेषाधिकार पूछे थे, तो इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आते हैं प्रश्न नंबर 4। यूं कहें प्रश्न नंबर 30 का अथवा वाला। मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की किन्हीं 3 भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। 3 का ही करना है, मैं भी यहाँ पे 3 का ही बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा। चलिए, पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रधान वह ही तय करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ही विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालय का आवंटन करता है। आवंटन का मतलब बांटता है, इसी कारण वह मंत्री परिषद का प्रधान भी होता है। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आता है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण कर लेता है। मतलब कि प्रधानमंत्री है तो मंत्री परिषद ही है, तब है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री नहीं तो कोई मंत्री नहीं। जैसे शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब जो आपके होते हैं पद, जो मंत्री जो पद होते हैं, ये आपका प्रधानमंत्री आवंटित करता है। पॉइंट नंबर 3, प्रधानमंत्री सरकार की धुरी। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करता है। वह संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो ये आपके तीनों पॉइंट हो गए। प्रश्न 31, या यूं कहे प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5। प्रश्न 5वां, संविधान निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न घूम के भी दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। संविधान इस प्रकार से, भारतीय संविधान सभा का गठन, प्रक्रिया या रचना को समझाएं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए, संविधान निर्माण प्रक्रिया का जो वर्णन है वो हम आसानी से कुछ शब्दों में कर देते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। पॉइंट नंबर 2, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की। नेक्स्ट पॉइंट, सदस्य संख्या 389, 292 + 4 + 93, 14 अगस्त 1947, विभाजित भारत संविधान सभा बैठक, कुल बैठकें 166, 166। इसमें और पॉइंट आप और ऐड करना चाहते हैं तो 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुसूचियां 8 से बढ़ाकर 12 हो गई हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर आप और बढ़ा के लिखना चाहते हैं, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 मिनट तथा 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई, जैसे मैंने पॉइंट ऊपर ही बता दिया था आपको। अगर आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट याद है तो वो भी आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर जो 6 अंक वाले के हैं। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? मेरे ख्याल से होना चाहिए, स्वतंत्रता से मौलिक अधिकार का क्या महत्व है। ये मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बताते हैं हम आपको। तो उत्तर इसका इस प्रकार लिखेंगे, व्यक्ति अपने विचार को कहकर, लिखकर या किसी माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध है। कोई भी स्वतंत्रता बंधनों के अभाव में नहीं रह सकती। प्रतिबंधों के कारण ही लोगों की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त करता है परंतु वह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता या किसी को अपशब्द नहीं कर सकता,
व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो कर सकता है, परंतु वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। परंतु राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह दोष की अखंडता, सुरक्षा, शांति, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सके। तो यहाँ मौलिक अधिकार का क्या मतलब है? मौलिक अधिकार में भी एक आपको अधिकार दिया गया स्वतंत्रता का। मतलब अगर स्वतंत्रता, अगर मौलिक अधिकार है तभी आपको स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता है तभी आप बाकी चीज़ों को कर सकते हैं, और बिना किसी की स्वतंत्रता को हनन किए बिना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको आप लिख सकते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आंसर में। और ये डीओई के क्वेश्चन थे, उम्मीद है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए, चाहे 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स वाले हैं तो उसमें भी शॉर्ट करके आ ही सकते हैं। आपका एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। मैं सभी क्लास की इस वीडियो को देखने धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।